तेजस्वी नीतीश का डिवाइडेड हिंदू प्लान, आरजेडी का 2024 का गुप्त एजेंडा, रामचरितमानस का अपमान, जीत का प्लान, 2024 में सवर्ण वर्सेस दलित पिछड़ा वर्ग। पिछले कई दिनों से रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सुर्खियों में हैं। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की कई चौपाइयों को दलित और पिछड़े वर्ग का विरोधी बताया था, जिसको लेकर देश भर में बड़ा बवाल मचा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी एक तय एजेंडे का हिस्सा थी? और इसका जवाब चंद्रशेखर का वायरल हो चुका एक ऑडियो है। ये ऑडियो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच बातचीत का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर जनता के बीच क्या पक्ष रखना है ताकि हार्डकोर हिंदू नाराज ना हो। लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पर खाए, इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो। जी भगवान के जी सुपन बगैर टोम क्या है, संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये मेरा घर। जी जी तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुस देने देते हो और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो। जी ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। तो इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है ना। जी जी हार्ड लाइन लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। बीजेपी ने इस ऑडियो को जारी करते हुए न सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर निशाना साधा, बल्कि पूरे विपक्ष को हिंदू विरोधी करार दिया। बीजेपी के मुताबिक मोदी के मैजिक को रोकने के लिए विपक्ष अब हिंदू समाज में जातिवाद का जहर घोलने की साजिश कर रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री तो एक मजाक का पात्र बन गए हैं गांव देहात में, और एक लेकिन जो ये पूरा चीज जो हो रहा है ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि राम जी के माध्यम से जाति पाति विभाजन हो। ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश दुनिया प्रगति पथ पर है और बिहार के जो शासन है अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है, जैसे समय रुका हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री का ऑडियो सामने आने के बाद न सिर्फ आरजेडी बल्कि जेडीयू भी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि आरजेडी उल्टे बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, जबकि जेडीयू इस ऑडियो को ही शक की नजर से देख रही है। सबरी के जूठे बैर राम खाते थे, ये लोगों को बताना है कि हम सब हैं भाई भाई, कोई जात पात धर्म को लेकर के नफरत नहीं फैलाना है। ये बात हो रही है अगर, तो इसमें बुराई क्या है? ये दंगाई भाजपाई हमारे ऑडियो पर क्या लोगों को बताएगी, जो खुद ही नफरत की खेती करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग ये क्या उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे? नेता ऐसा मानते हैं कि राजनीति का आधार सिर्फ विकास होना चाहिए और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि भावनाओं को भड़काकर लोगों की जो मानसिकता है उसको आहत करके राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि रामचरितमानस का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया ताकि हिंदू समाज को तोड़कर देश के विकास के एजेंडे को डिरेल किया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा, रामचरितमानस का मुद्दा उन लोगों ने उठाया है जो हिंदू समाज में तनाव पैदा करके विकास के एजेंडे को डिरेल करना चाहते हैं। दरअसल 2014 के बाद से देश में न सिर्फ हिंदू बल्कि सभी धर्मों का मोदी सरकार और बीजेपी पर विश्वास बढ़ा है। 2019 के चुनाव में तो मुस्लिम समाज के वोट भी बीजेपी के खाते में गए और क्लीन स्वीप हो गया। ऐसे में विपक्ष के सामने 2024 की चुनौती है और जाहिर है जब तक हिंदू समाज और खास तौर पर SC ST और OBC का बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ है, विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2024 से पहले विपक्ष हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहता है ताकि अलग अलग जाति के वोट छिटक कर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके? और क्या इसी रणनीति के तहत बिहार में जातिगत जनगणना को इतनी तेजी से करवाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। चलिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि नेता और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। साध्वी प्रज्ञा भारती है, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका पासवान बस सबसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी, प्रवक्ता है आरजेडी की। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के।
प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत करना तो चाहता था सारिका जी से, लेकिन कपिश जी आपके पास आ जाता हूं क्योंकि उसी तरीके के बयान सर यूपी में भी दिए जा रहे हैं। और जो ऑडियो वायरल हुआ है यह बहुत एक सोचा समझा प्लान है, कैसे हिंदू वोट बैंक को जातियों में तोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई और फॉर्मूला आप लोगों के पास नहीं है बीजेपी को हराने का। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको यह कह दें कि जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी क्या मान्यता है, फेक है नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन उसमें उसके बावजूद उसके अंदर जो बात कही गई है वो जातीय विद्वेष को बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि जातीय एकता को मजबूत करने वाली है। भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी समाजवाद के वाहक थे, समाजवाद उनसे शुरू होता है। आवाज आ रही है कपिश जी? और वनवासी भी हुए थे तो उसी कार्य के लिए हुए थे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि वो शोषित और वंचितों की लड़ाई उन्होंने वनवास के समय भी उठाई और शोषित और वंचितों को ही अपने साथ लेकर के रावण जैसे शख्स से उन्होंने उस समय सबसे मजबूत थी, जिसकी लंका सोने की थी, बहुत विद्वान व्यक्ति था, उनके पास एक से एक शस्त्र थे और निहत्थे भगवान राम एक तरीके से थे धनुष बाण के साथ। उन्होंने शोषित वंचितों को लेकर लड़ाई लड़ी। कपिश जी शबरी के झूठे बैर खा करके उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने का काम किया। कपिश जी मैं आता हूं सर, 1-1.5 मिनट आपने करीब नॉन स्टॉप बोला है। हमने ये कभी नहीं कहा कि ऑडियो में जातीय विद्वेष फैलाने की बात है, नहीं है, क्या है, हमने बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं की है सर। हमने सिर्फ इतना कहा कि एक बहुत सेफ गेम खेला जा रहा है, बहुत सेफ गेम खेला जा रहा है कि रामचरितमानस पर सवाल उठा दो। मानस को बैन करने की बात आपके नेता ने कह दी, जिसको आपने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। बैन कर दीजिए, बदल दीजिए, लिख दीजिए ना सर खुद से एक अपनी रामचरितमानस। पांडे जी अगर आपके पास आपके पीसीआर के पास कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें स्वामी प्रसाद जी ने उन पंक्तियों को हटाने के अलावा बैन करने की बात कही हो तो दिखाई। नहीं, वो कह रहे हैं कि या तो हटा दीजिए या तो चौपाइयों को बदल दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस लिखी है क्या? कि उनको अधिकार मिल गया रामचरितमानस में चौपाइयों को बदलने का? बैन कहां हुआ? अरे नहीं, आप गजब बात करते हैं। आपको कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस लिखी है क्या? पांडे जी जैसे आप सनातनी या कपिल श्रीवास्तव ने लिखी है, या मैंने लिखी है, या यहां पर बैठे किसी पैनलिस्ट ने लिखी है? अपने हिसाब से व्याख्या कर दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई संत है क्या? बड़ा है। नहीं, कपिल श्रीवास्तव, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई संत है क्या? इसलिए जो वो व्याख्या करने बैठेंगे और अपने हिसाब से अर्थ बताएंगे। जागरण चाहता है तो उससे शास्त्रार्थ करने पे दिक्कत क्या है आपको? ये तो संवैधानिक मौलिक अधिकार है और इसमें धर्म की आड़ नहीं खोजनी चाहिए। कपिल श्रीवास्तव, आपने कितने शास्त्र और वेद पढ़े हैं? किस धर्म को माने उसके अनुयायी बने। श्रीवास्तव, आपने कितने शास्त्र और वेद पढ़े हैं? को करें। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं सर। किसी और धर्म के खिलाफ ऐसी बातें, ऐसी हरकत कर देते, पता चल जाता उसका अंजाम। अरे महाराज, मैं तो पहली बात आपको कह रहा हूं, अंजाम भुगतने और भुगतवाने वाले तो दूसरे लोग हैं। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कपिश जी से एक प्रश्न है, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म के ग्रंथों का कोई अपमान हो। नहीं, उसके बावजूद मैं आता हूं साध्वी प्रज्ञा, उसके बावजूद कपिल श्रीवास्तव आंख मूंद कर बैठे रहे, उसके बावजूद आंख मूंद कर बैठे रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। जनता पार्टी बहुत सेफ गेम आप लोग खेल रहे हैं। बोलिए, उनसे पूछिए, खुलकर बोलिए ना सर। जो खेल खेल रहे हैं वो खुलकर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए कि चूंकि हमारे पास कोई और एजेंडा नहीं है साहब, 2024 की बातचीत है, चुनाव तक ये खेल चलेगा, चुनाव तक हमें जो मनाएगा धार्मिक ग्रंथों पर वो बोलेंगे। साध्वी प्रज्ञा भारती आपकी बात, फिर सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। ठीक है सर, कपिल श्रीवास्तव, साध्वी प्रज्ञा। देखिए राकेश जी, जिन चौपाइयों का ये लोग हवाला देकर बात कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, उनके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। ये जो इतना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से यहाँ पर बात कह रहे हैं, ऊंची और छोटी जाति में समाज को बांटने की जो चेष्टा कर रहे हैं, विफल प्रयास, अगर मैं उन चौपाइयों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, अधम जाति में विद्या पाए भयो जथा आदि दूध पियाए, ये चौपाई है, ये कॉन्वर्सेशन है, संवाद है काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच में। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं काकभूषणी जी की प्रभु मैं तो नीच जाति का हूं,
मैं मलिनता से भरा हुआ हूं प्रभु, लेकिन मेरे गुरुदेव ब्राह्मण है, वो मुझे संदेश दे रहे हैं। और ये जो एक आक्षेप लगाया जा रहा है गोस्वामी बाबा के ऊपर कि वो ब्राह्मणों का फेवर लेते थे, निराधार है। आप मुझे बता दीजिए, रावण कौन था? ब्राह्मण था। माँ शबरी कौन थी? निषाद राज कौन थे? वंचित जाति से थे। जटायु कौन साध्वी थी? प्रज्ञा, इतनी ज्ञान की बातें नहीं समझ में आएंगी इन नेताओं को। इतनी ज्ञान की बातें इन नेताओं को नहीं समझ में आएंगी। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की खेती समझ में आती है। कहां से वोट मिलेगा, कैसे बयान देने से वोट मिलेगा, उससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो होती रहे, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं साध्वी प्रज्ञा आऊंगा। सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा, सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। सारिका, जो ऑडियो वायरल हुआ है, मुझे लगता है कि आपने भी वो ऑडियो शायद सुना होगा। बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, मैंने ऑडियो सुना है और उस ऑडियो में मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिखा जिससे कि इतना बवाल मचा हुआ है। उस ऑडियो में हमारे शिक्षा मंत्री यही कह रहे हैं कि राम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में जो बातें लिखी हैं, जहां के शूद्रों और महिलाओं को ताड़ने गई है, उस है। और मुझे बता दें कि किसको है जो उन बातों से आपत्ति नहीं है? क्या वो उससे वो खुद को रिलेट करते हैं जहां ये वर्णन किया गया है रामचरितमानस में? आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं आमतौर पर बहुत शुरुआत में नहीं टोकता हूं। हमने ये कभी नहीं कहा कि उसमें राम को लेकर कुछ कहा गया है, प्रभु राम को लेकर कुछ कहा गया है। मेरा सवाल क्या था, शायद वो आपने समझा नहीं, कि बहुत सेफ गेम खेला जा रहा है 2024 के लिए, जातियों में कैसे हिंदू वोट बैंक को तोड़ दिया जाए। इसलिए प्रभु राम पर सीधे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन रामचरितमानस के सहारे जातियों को लेकर हम अटैक करेंगे। देखिए, गेम खेलना हमारी आदत नहीं है। गेम जो लोग खेलते हैं वो पूरे देश को पता है। जो धर्म और जात के नाम पे लोगों को बांटते हैं वो पूरी देश की जनता जानती है। हमारा एजेंडा हमेशा से ही, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का एजेंडा जो है वो सर्वव्यापी है। वो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पे वो लड़ते हैं चुनाव के बीच में, ना कि चुनाव के दौरान वो लोगों के बीच में जाके कहते हैं नहीं। आधी अधूरी चौपाइयां उठाकर आपके शिक्षा मंत्री कुछ बोलकर चले जाएं। ठीक है, आधी अधूरी चौपाइयां उठाकर आपके शिक्षा मंत्री कुछ बोलकर चले जाएं, उससे एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं, उससे ना आपको फर्क पड़ेगा ना आपके नेता को फर्क पड़ेगा। क्योंकि असल मकसद क्या है कि जातियों का वोट कैसे हासिल करना है, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा कुछ है नहीं। यही प्रॉब्लम है आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। आप लोग सुनना नहीं चाहते और ना बोलने देना चाहते हैं। आप सोचते हैं आप प्रश्न दाग दीजिए और आपके प्रश्नों के नीचे हम बस दब जाएं। आप सुनने की भी हिम्मत रखिए ना। आपने पूछा कि हमारी मंशा बिल्कुल नेक है, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हम एजेंडों पे बात करने वाले लोग हैं। धर्म और जात पे जो लोग बांट रहे हैं उनको देखिए कि पूरे देश में आग लगा रहे हैं। वो कैसे रामचरितमानस और राम को वो दोनों को एक कर रहे हैं। दोनों एक नहीं है। प्रभु राम अलग है। रामचरितमानस लिखने वाला एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने किस कुंठित मन से वो शब्द को लिखा है, जहां औरत को ताड़ने जैसे शब्दों के साथ नहीं, वो जिसने रामचरितमानस लिखा वो कुंठित था, और चंद्रशेखर जी की बुद्धि बहुत ज्यादा जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्यादा अच्छी मानी जाए। आप ये कहना चाहती है ना? इनके मन के अंदर कुंठा नहीं है। जो रामचरितमानस को भेदभाव फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं, वो रामचरितमानस जिसका जिक्र अभी साध्वी प्रज्ञा कर रही थी कि कैसे निषाद राज को प्रभु राम ने गले लगाया, उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। सारिका सुनिए ना, सारिका सुन लीजिए। एक मिनट, मैं आपको नहीं टोकूंगा। सारिका सुन लीजिए। आप जिन गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि को कुंठित बता रही हैं और बहुत ताल ठोक कर कुंठित बता रही हैं, उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि प्रभु राम निषाद राज को गले लगाते हैं। उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा शबरी के जूठे बेर खाए। तो बुद्धि कुंठित कैसे हुई, मुझे जरा समझा दीजिए। भाई, शबरी के जूठे बेर की तो बात हम भी कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि वो जात पात को समाप्त करने के लिए संदेश उन्होंने शबरी के। लेकिन आज कुछ लोग हैं, कुछ मनुष्य जाति के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, समाज में खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में जात पात के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप इन पार्टियों से सारिका एक शब्द आपने बोला है, मैं प्रशांत उमराव जी का रुख करूंगा। सारिका सुन लीजिए। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ, एक छोटा सा सवाल। सारिका सुनिए, ठीक है? सारिका सुनिए ना, सुनिए। सारिका सुनिए ना, मुझे पता है कि आपकी एक लाइन निकल गई है, शायद आप उसका जवाब ना दे पाए। सुन लीजिए सारिका सुन लीजिए। लगातार नहीं बोलते हैं। सारिका सुन लीजिए। सारिका जी सुन लीजिए। आपने अभी कहा गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि कुंठित है।
सभी लोगों ने सुना। उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निषाद राज को प्रभुराम ने गले लगाया। वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं शबरी के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया। कैसे बुद्धि कुंठित हुई? को रख के साथ और जिनको इन्होंने रोक दिया मेरा, हाँ रोक दिया इन्होंने, मेरे को बोलना नहीं देंगे। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं रोका है सारिका जी, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। जब तक आप बहुत ऑब्जेक्शनबल ना बोले हम बिल्कुल किसी का ऑडियो बंद नहीं करते हैं। आप यहां पर है, वहां पर नेटवर्क की दिक्कत है, आपके बिहार में नेटवर्क नहीं है। ये अपना कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं इस चलो शुक्रिया वापस से मुझे जोड़ने के लिए। नहीं, हमने आपको डिस्कनेक्ट कभी नहीं किया था सारिका जी, हमने आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं किया था। चलिए धन्यवाद, मैं सुन नहीं पाई आपने क्या बोला, तो अगर आप दोहरा दे। चलिए मैं आता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं प्रशांत जी का रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि रामचरितमानस विवाद पर समाजवादी पार्टी ने बयान जारी किया है। रामचरितमानस की 1-2 चौपाइयां आहत करने वाली हैं। एसपी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का बड़ा बयान सामने आया है। पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लोग आहत हुए हैं। विवादित चौपाइयों को हटा देना चाहिए। तुलसीदास होते तो वो भी हटा देते। रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है समाजवादी पार्टी। देखिए ये पूरा गेम 2024 के पहले, सुनिए पहले। देखिए, जहां तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, 2 चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। चलिए कपीश श्रीवास्तव, आप लोग अपना रामचरितमानस लिखेंगे क्या? नहीं पांडे जी, तो कैसे होगा? रामायण, जो रामायण है वो तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और वाल्मीकि जी जिस जगह से आते थे वो आपको भी पता है, और अभी हमारी गुरु माता बता ही रही थी, नीचे जाति वाले। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि बहुत सीधी सी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो एक भक्ति काव्य है, और बहुत सीधी सी बात यह है, इसलिए रामचरितमानस को नहीं मानती है समाजवादी पार्टी। आप सीधे से ये कहना चाहते हैं? कहां हम ये कह रहे हैं? ये तो पांडे जी आप अपनी चीजें हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं। हम भी सनातनी पुरातनी हैं। भक्ति काव्य बता दिया, मात्र एक काव्य है आपके लिए। हम भी उसी धर्म के कर्मकांडों को करते हैं और मान्यता है। अरे कपीश श्रीवास्तव, शास्त्रार्थ कर लीजिए, आपसे कम नहीं पाइएगा। यूपी से हूं सर, मैं एक बात कह रहा हूं, और यूपी में अलग अलग जगहों पर कितनी ज्यादा रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है, उनमें रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी जाती हैं, लोग अपने घरों में पढ़ते हैं। मैंने 10 बार पढ़ी होंगी, मुझे लगता है आपने भी पढ़ी होगी पूजा पाठ करते समय। सर फायदा क्या है? आपको ये बताइए, हमें बैठाने से क्या फायदा है? हम चुप हो जाते हैं, आप पहले कर लीजिए प्रश्न। भाई मैं एक चीज कह रहा हूं, एक पक्ष रख रहा हूं अपनी पार्टी का, वो पक्ष आप नहीं रख सकते। पक्ष रख लेने दीजिए, फिर प्रश्न कर लीजिए। मैं राकेश भाई सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि रामचरितमानस की जो 2 पंक्तियों पर विवाद है, इस बात को लेकर के कि एक बड़ा तबका इस समाज का, जो सनातनी तबका है, वो आहत महसूस करता है, तो उसको हटाने में बुराई क्या है? ठीक है, मैं आता हूं। 2 मेहमान अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, एक बार मैं उनकी टिप्पणी ले लूं। कपिल श्रीवास्तव, फिर मैं आऊंगा सर। बताइए। नहीं, हटाने रखने का प्रश्न ये है ना कि वो कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी नहीं तय करेगी, वो संत उसकी व्याख्या करेंगे ना, संतों की व्याख्या समाज मानेगा। प्रशांत उमराव जी, रामचरितमानस की चौपाइयों का व्याख्या कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी या फिर संत समाज करेगा, और उसके हिसाब से चौपाइयां रखनी है नहीं रखनी है। कल को कोई और आकर कह दे साहब हमें ये चौपाई नहीं पसंद है, कोई और आकर कहे कि हमें 5वीं चौपाई नहीं पसंद है, हटा दीजिए रामचरितमानस ही। आप हमारे नारी जाति का सम्मान जो है वो अपमान कर रहे हैं, आप पिछड़े और दलितों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, आप अपमान कर रहे हैं साहब, आप रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं कपिल श्रीवास्तव। हम बिल्कुल समाज के किसी भी तबके का अपमान नहीं करते हैं, नारियों का हम सम्मान करते हैं, और कहीं भी रामचरितमानस में नहीं लिखा है कि पिछड़े समाज के लोगों का अपमान होता है उससे। आपने अपनी व्याख्या कर दी, उससे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं यहां पर अगर कोई व्याख्या कर सकता है
और इस पूरे पैनल पर अगर सुनिए ना कपिल श्रीवास्तव, इस पूरे पैनल पर रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या करने का किसी को अगर अधिकार है तो वह साध्वी प्रज्ञा है। वो ना आप है, ना मैं हूं, ना प्रशांत जी है, ना प्रेम कुमार जी है। चलिए प्रशांत जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर, अभी दो मेहमान नहीं बोले हैं। कपिल श्रीवास्तव, मुझे आपसे रामचरितमानस की व्याख्या तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है प्रशांत जी। राकेश जी, देश संविधान से चलता है और संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की दी है। और जिस तरीके से मैं अपना धर्म मानता हूँ, किसी पाठ्य पुस्तक को, किसी पुस्तक को मानता हूँ, अब इस तरह लाखों करोड़ों लोग मानते हैं। तो रामचरितमानस को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। रामचरितमानस से देश नहीं चलता है। रामचरितमानस कोई देश की राष्ट्रीय पुस्तक नहीं है, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं कि आप पढ़िए। देश, अगर आपको संविधान में कुछ ऐसा कुछ लगता है कि अमेंडमेंट करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह कल को किसी और विषय पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि इस पुस्तक में फला कुछ ऐसा लिखा है, किसी को हाथ करने वाला है। तो भाई अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है तो आप उसको मत पढ़िए। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आपको मैंडेटरी नहीं है। और दूसरी बात, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उन्होंने उस समय देश की खूबसूरती को परिस्थिति के अनुसार लिखा। आज ये विषय अलग है कि लोकप्रिय हो गई, घर घर में पढ़ी जाने लगी। कपिल श्रीवास्तव सुन लीजिए सर, बहुत देर बाद में प्रशांत जी के पास गया हूं। बड़े धैर्य से पिछले 20 मिनट से आप सबको वो सुन रहे थे। सुन लीजिए, अभी प्रेम कुमार जी ने भी नहीं बोला है। मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, मेरी उसमें आस्था है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं मेरी आस्था पर प्रश्न उठाने का। आपको अच्छा लगता है, आप शास्त्रार्थ को समझ लगता है पढ़िए सुंदरकांड, नहीं आस्था नहीं पढ़िए। इस तरह बाकी मुस्लिम भाई हैं, ईसाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, सभी अपने अपने धार्मिक पुस्तकों उनको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं उनकी पाठ्य पुस्तक पर अमेंडमेंट करने का। धार्मिक पुस्तक पे अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। धर्म जो है आस्था से चलता है। धर्म में तर्क और विज्ञान उसमें नहीं लाया जा सकता है। कोई पुस्तक 500 साल पहले लिखी गई, 1000 साल पहले उनका मकसद भी अमेंडमेंट का कहीं और है। वो अमेंडमेंट चाहते हैं सत्ता में, वो चाहते हैं कि आप सत्ता से हट जाइए, ये कुर्सी पर बैठ जाए, और इसीलिए ये पूरा जातिवादी एजेंडा है और टारगेट पर रामचरितमानस है। गुप्त की क्योंकि उधर ये पार्टियां जिनको है ना निज गौरव ना जाति पर अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। आपने समाप्त किया कि नहीं किया इसे? कपिल श्रीवास्तव, उसी रामचरित, सुनिए ना कपिल श्रीवास्तव, रामचरितमानस की एक और चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो आप अपनी चौपाइयों का, उन चौपाइयों का अपने हिसाब से आप व्याख्या कर रहे हैं, उससे बिल्कुल ये देश नहीं मिलेगा। प्रशांत जी अपनी बात पूरी करिए प्लीज। कपिल श्रीवास्तव मत बोलिए सर बीच में। कपिल श्रीवास्तव, आप इतनी देर से बोल रहे थे सर। राकेश जी, मैं कपिल जी की आवाज अभी ऑनर नहीं जाएगी। प्रशांत जी, उसके बाद प्रेम कुमार। राकेश जी, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं। हमारे घरों में बचपन से मैं रामचरितमानस पढ़ते आ रहा हूं। हमारे घर में हर साल एक बार रामचरितमानस का पाठ होता है गांव में। मैं स्वयं सुंदरकांड प्रतिदिन पढ़ता हूं, पूजा करता हूं। तो हमें किसी को अधिकार नहीं किसी धार्मिक पुस्तक में अमेंडमेंट करने का। आपको अच्छा लगता है? नहीं, मेरा सवाल ये था ना प्रशांत जी, वो अमेंडमेंट चाहते भी नहीं है, वो तो चाहते हैं इसके जरिए सत्ता में अमेंडमेंट हो जाए, सत्ता बदल जाए। आपके खिलाफ उन्हें यही एजेंडा समझ में आता है। ये तो राम विरोधी लोग रहे। इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर के विरोध में खड़े होने वाले वकील जफरयाब जिलानी को इन्होंने एडवोकेट जनरल बनाया। क्या क्या इन लोगों ने राम जी के बारे में नहीं बोला? आज राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बन रहा है, तो इनको पीड़ा हो रही है। हमारे कामेश्वर चौपाल जी राम मंदिर ट्रस्ट प्रेम कुमार जी, मैं आता हूं प्रशांत जी, आपकी आवाज भी सर बार बार कट रही है, बार बार कट रही है आपकी आवाज। प्रेम जी, कोई पार्टी करेगी व्याख्या रामचरितमानस की चौपाइयों की और उसे देश मानेगा या संत समाज व्याख्या करेगा? आपको लगता नहीं कि यह सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है 24 के चुनाव के पहले? देखिए, तीनों बातें आपकी जो है महत्वपूर्ण है कि कोई इसकी व्याख्या करेगा या चुनाव से इसका संबंध है, ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। पर आज ये स्थिति है कि जो रामचरितमानस मुगल काल में लिखी गई, वो रामचरितमानस मोदी काल में जलाई जा रही है या धिक्कारी जा रही है। ये हुआ क्यों? ये हो क्यों रहा है? पूछिए ना कपिल श्रीवास्तव से क्यों हो रहा है, पूछिए उनके नेता ने क्या कहा, उसके बाद कैसे नारेबाजी कर उनके समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई सर। हाँ, मैं आगे बोलता हूं आपके प्रश्न के जवाब में कि ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू एंटी विरोधी कौन, हिंदुओं का विरोधी कौन है, या समाज में जो अलग अलग जाति के लोग हैं, ये अलग अलग जाति क्या आज के विपक्ष ने तो पैदा नहीं कर दी। समाज तो पहले से जातियों में बटा हुआ है, और हिंदू और एंटी हिंदू आज कौन कर रहा है? भाई, आज अगर एक तबका इस बात से आहत हो रहा है कि उसमें कुछ शब्द हैं, तो वो अपनी बात व्यक्त कर सकता है। नहीं, आज आहत हो रहा है प्रेम कुमार, इसलिए कि आप चुनाव में कोई और हथकंडा नहीं समझ में आ रहा है,
यही तो बात है कि आज आहत हो रहा है, आज जग गई वो जाति वाली भावना कि रामचरितमानस की 2 चौपाइयों में साहब जातियों का अपमान है, लेकिन उसी रामचरितमानस की कई चौपाइयों में कैसे निषाद राज को प्रभुराम गले लगाते हैं उसका ये लोग बिल्कुल जिक्र नहीं करते। शबरी के झूठे बेर कैसे खाते हैं, वहां पर सामाजिक समरसता की बातचीत है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आज इतने सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद एक पार्टी के कुछ लोगों को लगता है, सर माफ करिएगा, कुछ लोगों को गिने चुने, मैं गिन सकता हूं उंगलियों पर, उन्हें लगता है करना चाहिए, सबको रटना चाहिए, सुमिरना चाहिए। प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे उत्तर के मुकाबले 4 गुना बड़ा आपका प्रश्न हो जाता है। आप सुनिए थोड़ा। आज जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी का जो बयान आप दिखा रहे हैं, वो तो वही दिखा रहे हैं ना कि राम जो है समाज को जोड़ने वाले थे, यही तो चंद्रशेखर बोल रहे हैं। तो आप पांडे जी कह रहे हैं कि ये समाज में कोई बोल ही नहीं रहा है, बोल रहे हैं समाज में। ठीक है, मैं साध्वी प्रज्ञा का रुख करता हूं। प्रेम कुमार जी देखिए, ना तो मासूम आप लोग हैं सर, ना तो मैं हूं, ना तो ये देश की जनता है, कौन क्यों बोल रहा है सर, ये बहुत बेहतर तरीके से सबको समझ में आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा सैकड़ों सालों बाद कुछ लोगों को, 2 या 4 लोगों को ये समझ में आ रहा है कि रामचरितमानस की 2 चौपाइयों में अपमान हो रहा है। आपको लगता है ये विशुद्ध तौर पर पॉलिटिकल स्टैंड है, वोट पाने का इन्हें कोई और रास्ता समझ में नहीं आता? देखिए राकेश जी, मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी, हालांकि बहुत पीड़ा होती है, लेकिन आपको भी याद होगा 1990 का वो दौर, यहाँ पर सपा के प्रवक्ता बैठे, आपको याद होगा सपा और बसपा उस समय खुले आम प्रदेश में ये नारे लगते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये तो वो लोग हैं, इनको तो प्रभु राम से शुरू से ही समस्या है, कोई आज की नई बात नहीं है। ये सनातन धर्म का मजाक शुरू से उड़ाते आए हैं, लेकिन आज समय बदल रहा है, सनातन का दौर है, जितने भी मिल जाए मुलायम काशी राम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम। इस समय इनकी ये तुच्छ राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि ये हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, और जिन चौपाइयों को ये हवाला दे रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। ये जो बात कर रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, साध्वी प्रज्ञा जी उन चौपाइयों का अर्थ आपने बताया, शुरुआत में ही बता दिया था, और हमने कुछ दिन पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से भी बातचीत की थी, वो बातचीत भी देश को सुनवाई थी। मुझे लगता है शायद उनसे बढ़िया व्याख्या तो कोई कर नहीं सकता, और वो व्याख्या कभी कहीं से भी समाजवादी पार्टी या आरजेडी किसी की व्याख्या से मैच नहीं करती है। तो ये देश और इस देश के जो लोग हैं वो साधु संत क्या व्याख्या करते हैं धर्म ग्रंथों की, उसे मानेंगे, किसी पार्टी के किसी नेता की व्याख्या को नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका वक्त इतना ही है।